वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में करंट अफेयर्स का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जी, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एंड माइनॉरिटीज़ राइट्स इन पाकिस्तान। कि भाई पाकिस्तान के अंदर जो मजहबी इंतहा पसंदी है वो किस तेज़ी के साथ जो है वो बढ़ रही है, या शिद्दत पसंदी आप इसे कह लें। तो ये जो शिद्दत पसंदी है ये तेज़ी से बढ़ रही है और उसके नतीजे के तौर पर क्या हो रहा है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जो अकलियतें हैं, उन अकलियतों के लिए बहुत ही मुश्किलात हो रही है पाकिस्तान में रहने के लिए। तो ये डे टू डे अफेयर्स हैं, आप देख लें। अभी जो लेटेस्ट हुआ है उसी को देख के कि जड़ावाला के अंदर जो जिस तरह से घर जलाए गए या चर्चेस जलाए गए हैं, तो अल्टीमेटली पूरी दुनिया ने इसको नोटिस भी किया कि पाकिस्तान जो है वो किस साइड पे जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये एक्चुअली में क्या है और किस तरह से इससे निपटा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं तो देखिए अब क्या हो रहा है कि जो जड़ावाला का इशू हुआ वो क्या हुआ फैसलाबाद के अंदर कि 16 अगस्त 2023 को एक अटैक होता है और उस अटैक के नतीजे के तौर पे क्या है जी, 5 से ज़्यादा जो चर्च हैं वो तोड़ दिए जाते हैं और जला दिए जाते हैं, और साथ में जो रहने का एरिया है, जो क्रिश्चियन कॉलोनी है, वहाँ पे उन घरों को भी जो है वो जला दिया जाता है, तो क्रिश्चियन एरियाज़ जो हैं। और क्या इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई इन्होंने जो कुरान है, कुरान की बेहुरमती की है, कि कुरान के कुछ पेजेस जो हैं उनके ऊपर कुछ जो है वो फटे हुए पेजेस आप कह लें, शहीद किए हुए पेजेस जो थे वो एक क्रिश्चियन घर के बाहर से मिले और उनके ऊपर कुछ लिखा हुआ था जो कि बहुत ही ज़्यादा यानी गलत किस्म का था अल्टीमेटली। और उन्हें देखा गया और उसके बाद जो है उन्होंने फिर कहा कि भाई जिस घर के पास ये पड़े हैं इसका मतलब ये इसी घर ने किया होगा। तो उसके बाद फिर पूरे का पूरा एक मॉब जमा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता करते करते मसाजिद के अंदर ऐलान हुए और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से चर्चेज को जलाया गया, पुलिस को मारा गया वहाँ पर, और उसी तरह से पूरी जो कॉलोनी है जहाँ पे ईसाई रहते थे उस पूरी कॉलोनी को जो है वो जलाने की कोशिश की गई और बहुत से घर जलाए गए। फिर वो किस तरह से बेयारो मददगार हुए और कोई भी ये अंदाजा नहीं कर सकता कि कौन गुनाहगार था, किसने वो किया, कैसे हुआ, किसी को कोई आइडिया नहीं है। यानी जब कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई तो जाहिर बात है वो सारे का सारा जो है इजम्पशन के ऊपर कहा गया कि भाई इस घर के बाहर है, ये क्रिश्चियन है, इसने किया सब कुछ। तो ये सारे का सारा जो है वो मॉब का जो है वो प्रेशर था, उसके नतीजे के तौर पर ना गवर्नमेंट उस दिन बोली, कुछ भी नहीं हुआ। और ये सारे का सारा जो है हमने इंसिडेंट देखा जड़ावाला के अंदर कुछ दिन पहले। और इससे हमें किस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उन्होंने किस तरह से मैनिपुलेट किया इस सिचुएशन को, ठीक है, किस तरह से इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और स्टेट जो है कैसे फेल हुई इसके अंदर। कि आपने देखा पुलिस की दौड़ें लग गई और किस तरह से पुलिस वहाँ उनके पास जा भी नहीं रही थी कि वो उन्हें नाम दिया गया किसका जी, मजहबी इंतहा पसंद का। यानी अब ये खुद एक स्लोगन भी एक अच्छी बात नहीं है कि मजहबी इंतहा पसंद, क्योंकि मजहब तो इंतहा पसंदी नहीं सिखाता। तो फिर ऐसे में जो है स्टेट का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही बुरा था। यानी कि एक कॉज हुआ, ठीक है, एक वजह बनी किसी चीज की, लेकिन उसके ऊपर जो रिस्पांस जनरेट हुआ वो बहुत ही खौफनाक किस्म का हुआ, कि बहुत ही पैसिव रिस्पांस था, सिवाय इसके कि सबने जो है कंडेम किया, जो हर बार किया जाता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ भी इस तरह से नहीं किया गया। तो जो मॉब का वायलेंस है क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर, उससे क्या हुआ, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन या तबाही हुई। अब ये तबाही दो तरह की है। एक वो तबाही है जो पूरी बिल्डिंग्स को आग लगाएगी, चर्चेस को आग लगाएगी, ठीक है, यानी कि फिजिकल एक जो तबाही है। दूसरा जो हमने देखा जो तबाही हुई वो कल्चरली या सोसाइटी की तबाही हुई, ठीक है ना। सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, सोसाइटी जिनके ऊपर कल्चरली खड़ी है, सोशियोलॉजी के अंदर हम जब बात करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि सोसाइटी कुछ नॉर्म्स के ऊपर खड़ी है, कुछ रिवायात के ऊपर, कुछ ट्रेडिशंस के ऊपर खड़ी है। तो उनको, जैसे हम कहते हैं कि भाई इस्लाम क्या है, इस्लाम तो अमन की बात करता है, तो सवाल ये है अगर इस्लाम अमन की बात करता है तो ये जो फैसला के अंदर हुआ, क्या ये अमन था, क्या ये इस्लाम ने सिखाया, क्या कुरान के अंदर लिखा हुआ है। तो सवाल ये पैदा होते हैं। अब गो के ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीजें भी यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन ये सारे के सारे थॉट्स हैं, डिफरेंट किस्म के थॉट्स, इसमें मेरी राय शामिल नहीं है, इसलिए मुझ पे तनकीद करने की जरूरत नहीं है। कुछ अगर मजहबी लोग, क्योंकि हम उन्हें भी आगे बात करेंगे, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं वो जहां जहां पे चैलेंज होंगे उनको हमने देखना है कि क्या वो क्यों चैलेंज हो रहे हैं और क्या चीजें हैं जो फंडामेंटली उसको जो है वो अंदर से खोखला कर रही हैं सोसाइटी को। कि जो मजहबी इंतहा पसंदी है इसने सोसाइटी को अंदर से खोखला कर दिया, इनटॉलरेंस पैदा कर दी, कि जहां पे भी छोटी सी बात हुई आपने आग लगा दी, आपने लोगों को जमा कर लिया मजहब के नाम के ऊपर कि भाई ये मजहब खत्म हो रहा है। क्या 4 लोग 6 लोग मजहब खत्म कर सकते हैं यूं? यानी ये एक बिहेवियर जो है वो शो करता है एक कम्युनिटी का, ठीक है, एक मॉब का। खास करके आप कह लें कि मॉब का जो वायलेंस है वो एक खास किस्म का होता है, एक खास किस्म की साइकोलॉजी उसके अंदर होती है। क्योंकि अब मॉब क्या कह रहा है जी, मॉब ये कहता है कि हमारे जो रिलीजियस इमोशंस हैं, मजहबी जो हमारे जो ख्यालात हैं, उनको जो है उनको छेड़ा गया है, हमारे मजहब को ये नहीं छेड़ा गया है, तो उसकी वजह से एक्सप्लॉइट हुआ और ये सारे का सारा वायलेंस बना।
समझ रहे हैं बात को कि किस तरह से जो है लोगों के सेंटीमेंट हर्ट्स हुए या लोगों को बताया गया कि आपके सेंटीमेंट हर्ट हो रहे हैं। ये एक बहुत ही अजीब बात है कि मजहबी जो उलमा तो खैर ना कहें, जो मजहबी लोग हैं, जो नाम नेहाद मजहबी लोग हैं, वो बताते हैं कि भाई जैसे मसाजिद के अंदर ऐलान किया गया कि भाई क्या हुआ कि आपका जो है वो इस्लाम बहुत खतरे में है और ये क्या हो रहा है, इस तरह की चीजें जब जाहिर बातें बताई जाती हैं तो फिर वो उसी तरह से रिएक्शन भी पैदा करती हैं। तो अब हमें किस चीज की जरूरत है? एक्चुअली में कैरेक्टर बिल्डिंग की जरूरत है, एज ए नेशन हमें कैरेक्टर बिल्डिंग की जरूरत है और कॉमन ऑब्जेक्टिव की जरूरत है कि भाई ये जो मजहबी इंतहा पसंदी है ये हमें कहां लेके जा रही है, ये हमें दुनिया में भी नीचा कर रही है, ठीक है, और हम अपना जो नुकसान कर रहे हैं, सोसाइटी का जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। बजाय इसके कि हम अगर कहें चर्च जल गए कोई मसला नहीं है, चर्च फिर बनेंगे, घर फिर बनेंगे, लेकिन वो जो फंडामेंटल्स हैं सोसाइटी के, जिसके ऊपर सोसाइटी बिल्ड हो रही है, ठीक है, वो फंडामेंटल्स जो टूट रहे हैं, ये बहुत खतरनाक बात है। और जहां पे हम किसी को स्पेस नहीं दे रहे, ये बिल्कुल वही हालात हैं जो हमने लास्ट टाइम मणिपुर के अंदर देखा था या इंडिया के वायलेंस की बात की थी कि वहां पे भी हिंदू जो हैं वो किस तरह से मुसलमानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। छोटी सी बात होती है, मुसलमानों को मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्रिश्चियंस को मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन मुसलमानों के साथ इंतहा पसंदी, उनके घरों को दिल्ली के अंदर जला दिया गया, उनको कुर्बानी नहीं करने दी जाती। जो हालात वहां पे इस टाइम पे बने हुए बहुत ही खतरनाक हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल वही हालात यहां पे रिफ्लेक्ट होते हैं, वहां पे मुसलमानों को नहीं जीने देते, यहां पे हम दूसरी कम्युनिटीज को नहीं जीने देते। तो दोनों मुल्कों के अंदर आइडियोलॉजी दोनों का ही मसला है, पाकिस्तान का भी और इंडिया का मसला है। तो दोनों ममालिक के अंदर जो है वो जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए हालात बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। और ये जो साइकोलॉजी ऑफ मॉब है, ठीक है, जो मॉब जिस तरह से इन्फ्लुएंस करता है और जिस तरह से इसको पीछे से कुछ लोग कंट्रोल कर रहे हैं इस मॉब को, ये याद रखिएगा, ये खुद नहीं आता सामने, वो जो कंट्रोल करने वाले हाथ हैं, जब तक हम उन्हें नहीं पकड़ेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। हम देखिए सबसे पहले अगर हम देखते हैं एस्केलेटिंग वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज के, ये जो माइनॉरिटीज हैं, जो अकलियतें हैं, ये मुसलसल जो है वो फेस करनी। आगे हम इनकी टाइमलाइन भी चेक करेंगे कि किस तरह से जो है सिर्फ 2023 के अंदर इनमें कितने ज्यादा अटैक हुए हैं, तो किस तरह से जो है प्रॉब्लम आगे बढ़ रही है। अब हम माइनॉरिटीज को अगर ओवरऑल देखते हैं तो देखिए उनके लिए क्या हो रहा है कि इस टाइम पे जो हालात बन रहे हैं वो बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। यानी हर महीने में 1 से 2 इंसिडेंट ऐसे होते ही होते हैं जहां पे मॉब जो है वो क्या करता है जी, मॉब खुद से डिसाइड करके कि ये गलत है या ये सही है, उसको मार दिया, जला दिया, इस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो ये अलार्म है बहुत ज्यादा सोसाइटी के लिए, उससे बढ़ के सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए स्टेट के लिए कि स्टेट कहां पे है, या स्टेट शायद खुद इन्फ्लुएंस कर रही है इन चीजों को कि भाई ठीक है लोग उधर लगे रहे, ये राय है, ठीक है। तो वायलेंस इंक्रीज हो रहा है रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए, अकलियतों के लिए जो है, मजहबी अकलियतों के लिए, खास करके क्रिश्चियंस की अगर बात की जाए, स्पेशली क्रिश्चियंस की और अहमदी की, ठीक है, तो इनके लिए बहुत ज्यादा जो है चीजें मुश्किल हो रही हैं। अब उसमें जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए उसमें आप देखिए गोजरा का जो इंसिडेंट हुआ, जो कसूर का इंसिडेंट हुआ, वहां पे भी क्रिश्चियन कम्युनिटीज जो है उनके ऊपर अटैक किया गया, ठीक है। और इसी तरह से जो अभी हमने देखा कि जो फैसलाबाद के अंदर जड़ावाला में हुआ, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब ये जो प्रोसिक्यूशन फेल कर रही है, जो कि यानी बहुत ही मुश्किल हालात हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज के, उनको बार बार जो है जैसे इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, वैसे यहाँ पे क्रिश्चियंस के साथ किया जा रहा है, हिंदूज के साथ किया जा रहा है और अहमदीज के साथ किया जा रहा है। सबसे ज्यादा जो टारगेट हो रहे हैं वो क्रिश्चियंस हो रहे हैं और अहमदी कम्युनिटी जो है वो वायलेंस का शिकार हो रही है मुसलमानों के। ये बहुत अफसोसनाक है कि मुसलमानों के, जो हम खुद समझते हैं कि भाई हम बहुत ज्यादा तहजीब याफ्ता हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारे इस्लाम में हमें यानी इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, हमें सब सिखाता है। तो सवाल है क्या हम ये सीख रहे हैं, हमारा मॉब ये सीख रहा है, या हमारी जो कम्युनिटीज हैं वो ये सीख रही हैं? तो फिर ये कौन से फंडामेंटल्स हैं? और ये जो मुसलसल जो है वो किलिंग बढ़ रही है और वायलेंस जो है वो बढ़ता जा रहा है, और ये बहुत ही खतरनाक किस्म का है। और पाकिस्तान इस टाइम पे अगर हम बात करते हैं तो हाई रैंकिंग है थ्रेट्स की अगेंस्ट माइनॉरिटीज की, और ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस इन्वायरमेंट जो है यहां पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कि बहुत ही ज्यादा एक ऐसा इन्वायरमेंट बन रहा है कि जहां पे बहुत मुश्किल हो जाएगा माइनॉरिटीज के लिए सर्वाइव करना। तो इसलिए अब हमें क्या करना है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब हम एक नेशनल नैरेटिव लेके आए, यानी एक कौमी बयानिया लेके आए। याद रखिएगा, अब कौमी बयानिया कैसे लेके आएंगे, वो स्टेट लेके आएगी, लेकिन अगर स्टेट रिस्पॉन्सिबल होगी और खुद इन्वॉल्व नहीं होगी तो अल्टीमेटली स्टेट एक नैरेटिव लेके आए, ठीक है, किसके अगेंस्ट में? ये जो सारे का सारा सेक्टेरियनिज्म है, ये जो इंतहा पसंदी है, ठीक है, या फिरका वारियत आप इसे कह सकते हैं, इस फिरका वारियत के खिलाफ क्या आप देखें, पहले जो है वो हम कहते थे शिया मुसलमानों के खिलाफ जो है सुन्नी मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। इसी तरह से अब हम देख रहे हैं कि मुसलमान तो आपस में लड़ रहे हैं, वहीं पे ये जो हम देख रहे हैं कि भाई मुसलमान जो है वो चाहे शिया हो या सुन्नी हो, मेजॉरिटी में सुन्नी आप कह लें, वो जो है वो खड़े हैं माइनॉरिटीज के अगेंस्ट में। ये बहुत खतरनाक है और ये हम देख रहे हैं मुसलसल बढ़ता जा रहा है। इसलिए सबसे बड़ी नीड है किसकी? नेशनल नैरेटिव की।
अब पॉलिसी इंपैक्ट ऑन फेथ बेस्ड वायलेंस की अगर हम बात करते हैं कि ये जो फेथ बेस्ड वायलेंस है, फेथ बेस्ड वायलेंस का मतलब ये है कि भाई हम मुसलमान हैं, ठीक है, और कुरान हमारी सबसे मुकद्दस किताब है, तो जाहिर बात है जब उन्होंने कुरान जलाई तो इसका मतलब हमारे सेंटीमेंट हर्ट हुए, या उन्होंने जब कुरान को शहीद किया तो क्या हुआ जी, हमारे सेंटीमेंट हर्ट हुए। ये क्या है, ये फेथ है हमारा, यानी अकीदा है, अकीदे के ऊपर अटैक किया गया ना, तो अकीदे के ऊपर जो अटैक हो रहा है और उसके नतीजे के तौर पर जो हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी है, जैसे लेट सपोज हम अहमदियों की अगर बात करते हैं तो अहमदी जो है वो जब उनकी मसाजिद को जलाया गया, खैर वो उनको मसाजिद का नाम देना तो गलत है, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि वो नाम मसाजिद का नहीं दे सकते, तो जब उनको जलाया जाता है जहां पे वो इबादत करते हैं तो हम क्या कहते हैं, उन्होंने क्या किया जी, हमें कॉपी करने की कोशिश की, इस्लाम को कॉपी करने की कोशिश की, या जैसे अब देखा कि बड़ी ईद के अंदर उन्होंने कुर्बानियां की तो उनके ऊपर एफआईआर वगैरह हो गई है कि भाई उन्होंने क्यों कुर्बानी की, मुसलमान तो हम हैं, ये तो सिर्फ हमारा राइट है, हम जो है वो पैदाइशी राइट लेके आए हैं कि हम कुर्बानी कर सकते हैं, उन्होंने क्यों की, सवाल ये है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस पैदा हुए, तो जिससे क्या हो रहा है कि फेथ बेस्ड वायलेंस है जो कि बढ़ता जा रहा है, और ये पॉलिसी इंपैक्ट है, यानी पूरे का पूरा एक सिलसिला है कि स्टेट जो है कोई पॉलिसी देने में जाहिर बात है फेल है, तो इसी वजह से ये चीजें हम देख रहे हैं कि ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा है कि भाई अब हम गवर्नमेंट देखते हैं कि जो स्टेट जो है, लेट सपोज स्टेट की हम बात करते हैं, स्टेट क्या करती है, सोसाइटी के अंदर अगर एक क्रिश्चियन कम्युनिटी है या हिंदू है या अहमदी है, अगर उन्होंने कोई इस तरह का काम कर दिया तो स्टेट उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही, स्टेट क्या कर रही है, मॉब को आगे कर रही है, ये बहुत खतरनाक है, मॉब खुद आगे हो रहा है। अगर हम ये माने तो ये शायद 50% राइट होगा कि मॉब को जब जाहिर बात है कोई आप उसको पूछेंगे नहीं तो वो फिर इन्वॉल्व हो रहा है ना, स्टेट खुद इन्वॉल्व हो रही है कि भाई ठीक है मॉब कोई करने दो, हम बाद में देख लेंगे इसे। तो इससे क्या हो रहा है, रिलीजियस एक्सप्लॉयटेशन जो है वो पैदा हो रही है और मजीद चीजों को फ्यूल कर रही है, फेथ बेस्ड वायलेंस को खास करके, ठीक है, कि भाई हम मुसलमान हैं तो उसी का नारा लगा के जो है सब कुछ हो रहा है। और खास करके यहां पे भी आपने देखा जैसे टीएलपी जो इन्वॉल्व हुई, यहां पे अब ये टीएलपी इन्वॉल्व हुई, ये सामने की बात है, ऐसा नहीं है कि आप मुझ पे इस पे तनकीद करें कि भाई ये जो भी इंसिडेंट हम देख रहे हैं उसमें जो टीएलपी के जब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं तो फिर वो फेथ बेस है कि भाई हम जो यहां पे हैं तो हम मजहब की प्रोटेक्शन के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपको ये कौन इजाजत दे रहा है कि आप चीजों को हाथ में लें, आप ये तय करें कि दूसरा गलत कर रहा है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि यहां पे स्टेट फेल है। अगर हम कहते हैं कि टीएलपी का कसूर है, ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि स्टेट का कसूर है कि जब वो एक्शन नहीं ले रही तो फिर इस तरह के जो मजहबी ग्रुप्स हैं वो ये कहते हैं कि भाई इसका मतलब ये स्टेट नहीं ले रही तो क्या हम भी बैठे रहे, ये तो हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है, ये तो हमारे ईमान पे अटैक हो गया, तो इसका मतलब ये है कि फिर जब ईमान पे बात आ रही है तो फिर वो ले रहे हैं, तो यहां पे स्टेट इन्वॉल्व हो रही है, इसका मतलब ये है। और फिर क्या हो रहा है जी, फिर हम ब्लास्फेमी का यूज कर रहे हैं कि भाई ये जो है वो क्या हो गया, नाउजुबिल्लाह बेहुरमती हो गई है बहुत ज्यादा, और उसके नीचे के तौर पे हम फिर सामने आ जाते हैं कि नहीं भाई ये बेहुरमती की कैसे आपने, हम जो है वो दीन के ठेकेदार हैं, आपने ऐसा कैसे कर दिया। तो जड़ा वाला इंसिडेंट के अंदर भी ऐसा ही कुछ हुआ कि सोसाइटी की जो शेप हमें देखने को मिली वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि असल में ये जो शेप है सोसाइटी की, ये पावर एलीट जो है इसको बिल्ड कर रही है। अब ये सारी बातें सोशियोलॉजी की हैं, अगर आपका बैकग्राउंड है तो आपको थोड़ा आसानी समझ आएंगी, लेकिन आपको कोशिश करनी है इनको समझें, ठीक है। तो ये जो पावर एलीट है, ये जो शेप कर रही है, क्यों? अपने मकासद के लिए। जो एलीट है क्या है, ऊपर की 20% लोग हैं या 10% लोग हैं जिनको फायदा है इन चीजों से, सोसाइटी को डिस्ट्रैक्ट रख के, तोड़ के, उनको ऐसे कामों पे लगा के वो अपने काम निकालते हैं, अपने फायदे निकालते हैं और लोगों को एंगेज रखते हैं, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो पावर एलीट है जो हमारे ऊपर बैठी हुई है पिछले 76 ईयर से, ये वो सारे का सारा यहां पे गेम्स हो रही हैं सारी की सारी, और सोसाइटी को शेप किया जा रहा है अपने फायदे के लिए। और सोसाइटी जो है, जो खास करके मिडिल क्लास आप कह लें या लोअर मिडिल क्लास कह लें, जिन्हें आइडिया ही नहीं है कि शेप क्या है, कैसे हमने सोसाइटी को आगे बढ़ाना है, तो वो उनके हाथों जो है पपेट बन रहे हैं, और ये सारे का सारा हम देख रहे हैं इंसिडेंट होने की वजूहात हैं। तो इससे हो रहा क्या है कि इससे डीप रूटेड एक्सट्रीमिज्म, यानी कि बहुत ही ज्यादा जो है वो इंतहा पसंदी जन्म ले रही है, ठीक है, ये सबसे खतरनाक बात है। और ये इंतहा पसंदी, इसका पोटेंशियल क्या है कि ये तार तार कर रही है, तोड़ रही है हमारी सोसाइटी के सोशल फैब्रिक को। समझ रहे हैं बात को कि सोसाइटी के सोशल फैब्रिक, अब हम हमारी बर्दाश्त इतनी कम हो गई है कि अब छोटा सा इशू होता है, जाहिर बात है हम बंदे को मार देते हैं। आपने जैसे देखा सियालकोट के अंदर फैक्ट्री का इशू हुआ, वो भी क्रिश्चियन था, श्रीलंकन था, और उसको कैसे आग लगाई गई, ठीक है। किसी ने सोचा कि ये इंसान है, आग कैसे लगा सकते हैं, हम तो ये सोचें एज ए मुस्लिम, हम सोच कैसे सकते हैं कि हम किसी को आग लगाएं, लेकिन वो जो सब कुछ हुआ, इसका मतलब ये है कि सोशल फैब्रिक बहुत ही ज्यादा इस टाइम पे खतरनाक नौयत पे पहुंची हुई
है और ये डेंजर्स है, बहुत ज्यादा खतरनाक है किसके लिए, स्टेट के लिए। और स्टेट खुद को खुद ही वीक कर रही है इन ग्रुप्स को आगे करके और इनको कुछ ना कह के कि आपको अभी तक कोई ऐसा केस नहीं मिलेगा जिसके अंदर किसी मेजर ग्रुप को जो है पकड़ा गया हो, ठीक है, क्योंकि ग्रुप्स को सपोर्ट है। तो ये आइडियोलॉजीज बनती जा रही हैं जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। ये पॉलिसी बेस्ड फेथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको ये समझना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी कॉजेस की, कि वजूहात क्या हैं एक्चुअली में, ये जो हमारे यहाँ जो अकलियतें हैं ये सेव क्यों नहीं है, क्यों अकलियतों के इतने प्रॉब्लम्स हैं, हर महीने में 1 से 2 इश्यूज क्यों हो रहे हैं, इसको अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसके मुख्तलिफ कॉजेज हैं। सबसे पहला कॉज हम ये देखते हैं जी इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्टेरियन पॉलिटिकल ग्रुप्स के। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो सियासी जमातें हैं, ये हमने माजी में भी देखा, अभी भी देख रहे हैं और आगे भी शायद देखते ही रहे, कि जो सियासी जमातें हैं वो क्या कर रही हैं, वो ग्रुप्स को यूज कर रही हैं अपने फायदे के लिए। वो सियासी जमातें कौन सी हैं, वो खुद ही जो है वो मजहबी जमातें भी हैं, ठीक है। ये अब रिपोर्ट बता रही है, प्लीज मैं यहां पे नहीं बता रहा, इसलिए मुझ पे तनकीद ना करिएगा। अब ये जो लिंकिंग हो रही है, ये जो ताल्लुक जोड़े जा रहे हैं इस अटैक के टीएलपी के साथ, तहरीके लब्बैक के साथ जोड़े जा रहे हैं, या आप देखते हैं फिर जैसे केपी के अंदर जो दहशतगर्दी होती है उसको टीटीपी के साथ जोड़ा जाता है। तो ये क्या हो रहा है, ये फॉर राइट पॉलिटिकल पार्टीज है। राइट और लेफ्ट पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपको पता है कि जो राइट हैंडेड है उन्हें हम कंजर्वेटिव कहते हैं, वो मजहबी पार्टीज होती हैं, और जो लेफ्ट हैंडेड है उन्हें हम लिबरल कहते हैं, ठीक है जी। और वो लिबरल पार्टीज यानी कि जो पाकिस्तान में सारी तकरीबन पार्टीज लिबरल पार्टीज है, सिवाय मजहबी को छोड़ के, मजहबी जो हैं वो कंजर्वेटिव पार्टीज हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो है क्या है, टीएलपी जो है वो एक राइट विंग की पार्टी है, जाहिर बात है, सिरात मुस्तकीम वाली खुद को समझती हैं। तो अब वो जो है जब इस सामने आ रहे हैं ऐसे पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे कि इतनी उनकी पावर है कि असेंबलीज में उनके लोग भी बैठे हुए हैं, और ऐसे में उनको कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर वो हफ्ते हफ्ते के लिए धरना दे देते हैं, सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, ठीक है, 10-10 दिन जो है वो सड़कें ब्लॉक रहेंगी, फिर 4-5 लोग शहीद भी हो जाते हैं, ऊपर से फिर मजीद फ्यूल उन्हें मिल जाता है, और ज्यादा नारे लगते हैं लब्बैक लब्बैक के। अब नारा गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, मैं यहां पे फिर से कह रहा हूं, प्रॉब्लम यह है कि इनका एटीट्यूड गलत है, खुद जो है वो चीजों को हाथ में लेना एटीट्यूड गलत है। लेकिन जब इनसे पूछा जाएगा तो एक ही जवाब होगा कि भाई जब स्टेट कुछ नहीं कर रही तो हम क्यों ना करें, हम क्यों गुनाहगार हों। इसका मतलब फिर से बात कहां आ जाती है, स्टेट के ऊपर, कि रियासत जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो रही है यहां पे। तो खैर यहां पे एक तो सेक्टेरियन हम देखते हैं प्रॉब्लम, यहां पे हम देख रहे हैं, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है कि ये जो ग्रुप्स हैं ये रिक्रूट कर रहे हैं यूथ को, या यूथ इनकी तरफ जल्दी रागिब हो रही है, क्योंकि जब हम एक्सट्रीमिज्म को नहीं रोक रहे, इनके स्लोगन्स के ऊपर लोग जा रहे हैं, तो जाहिर बात है इनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, जिससे इनको कुछ कहना भी पॉसिबल नहीं है। जैसे देखिए पुलिस गई फैसलाबाद के इंसिडेंट के अंदर, लेकिन कैसे वो भागी, पूरा आपने वीडियोस देखी होगी कैसे वायरल हुई है, कि पुलिस जो है, यानी पुलिस का मतलब है स्टेट, रियासत भागी एक मॉब से, एक झत्ते से। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं, ये कॉज है। दूसरा कॉज क्या है जी, वेपनाइजेशन ऑफ फेथ, कि जो हमारा यकीन है, अब यहां पे ये भी इसी के साथ लिंक करता है कि जो हमारा यकीन है, ईमान है, आप ये कह लें सादे अल्फाज के अंदर, कि हमने अपने ईमान को जो है वो हथियार पकड़ा दिए, ठीक है। यानी हमने कंजर्वेटिव एक तासुब या तंग नजरी की सोच रख ली कि इस्लाम को छोटा बना दिया, और उसके नतीजे के तौर पे हमने क्या किया जी, जैसे इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल टीटीपी की मिलती है, कि टीटीपी वाले कहते हैं हम शरीयत लेके आएंगे, और डंडे के जोर पे, डंडा तो खैर दूर की चीज है, डंडा टीएलपी वालों के पास है, उनके पास तो गन्ने हैं, और वो भी M4 और M6 तरह की इतनी जदीद जो है वो गन्स हैं। तो वो जो है वो क्या कह रहे हैं जी, उन्होंने वेपनाइज कर दिया चीजों को, ये बहुत खतरनाक हो गया कि अब इनसे बात करना भी खतरनाक है, और लोग खौफ से बात करते भी नहीं हैं। तो ये जो फेथ को हमने वेपनाइज कर दिया, इसने क्या किया जी, वायलेंस को स्प्रेड किया और रिलीजियस इनटॉलरेंस को सामने लेके आई, कि लोगों ने अपने मफादात के लिए, जो पीछे बैठे हुए एलीट है, वही पावर एलीट, फिर बात वहीं पे हो रही है कि अगर आप टीटीपी के पीछे भी देखेंगे तो पावर एलीट ही आपको शायद देखने को मिलेगी, कि कहां से फंडिंग आ रही है, इतने ज्यादा वेपन्स के लिए सब कुछ हो रहा है। तो हर ग्रुप के पीछे कहीं ना कहीं लोग वही हैं, लेकिन आगे जो लोग यूज हो रहे हैं, जो मॉब यूज हो रहा है, वो कुछ और है, ठीक है, जो सोशल फैब्रिक को टॉर कर रहा है सारे का सारा। तो यूथ की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, ये जो लिमिटेड एजुकेशन है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूथ की उस पॉपुलेशन में। क्योंकि अगर आप देखेंगे इन लोगों के सपोर्टर कौन हैं, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, आप तनकीद बजा रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको देखने को मिलेगा कि आप जब डिवीजन करेंगे तो आप देखेंगे इनको कौन लोग फॉलो कर रहे हैं, वो कम पढ़े लिखे मजहबी इंतहा पसंद, जो मजहब के नाम के ऊपर चीजों को जैसे मौलवी हज़रात समझाते हैं वैसे ही समझते हैं, खुद से कोई इसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, और नतीजे के तौर पे क्या हो रहा है जी, वो रिक्रूट हो रहे हैं खुद ही। यानी कि इसका मतलब रिक्रूट ऐसा नहीं है कि रिक्रूट कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो ज्वाइन कर रहे हैं, उनको शामिल हो रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है। आप कोई भी पोल करवाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा दूसरे तीसरे नंबर पे जो है आपको कोई ना कोई मजहबी जमात देखने को मिलेगी।
और ये जो ब्लास्फेमी के एलिगेशंस हैं जो हम कई सालों से पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं, इनको ये फ्यूल दे रहे हैं, इनको ये मोटिवेट कर रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि फिर मसाजिद में इनके ऊपर बातचीत होती है कि फलां ऐसे हैं फलां हैं। अब हम उसकी डीप रूट में जाते, कुछ लोग हकीकत में भी हैं, लेकिन जो उसको यूज किया जा रहा है सिर्फ अपने फायदे के लिए, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, थर्ड क्या कॉज है जी, द राइज ऑफ इनटॉलरेंट सोसाइटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हम सोसाइटी को बिल्ड कर रहे हैं इतना ज्यादा, क्योंकि 22 करोड़ की आबादी या 25 करोड़ की अब हो चुकी है नई मर्दशुमारी के अकॉर्डिंगली, तो 25 करोड़ की आबादी को जब तक हम कोई शेप नहीं देंगे वो कहां जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जब आप बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे, ठीक है, या बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो क्या होगा, आपको गली मोहल्ले में लूटते हुए, चोरी करते हुए, डकैती करते हुए, क्राइम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो जितने भी बच्चे इस टाइम पे आपको जेलों में मिलेंगे वो सारे के सारे वो हैं जिनकी एजुकेशन नहीं है, जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है। तो हम पूरी सोसाइटी को जो है वो एजुकेट नहीं कर रहे, हम पूरी सोसाइटी को ही खराब कर रहे हैं। तो जो इनटॉलरेंट सोसाइटी है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये जो कंडेमनेशन है ये बहुत ही कम है इसके लिए कि भाई आप सिर्फ कंडेम कर दें इनटॉलरेंस को कि भाई ये बहुत बुरा हो रहा है। ठीक है, जैसे आपने देखा तकरीबन हर मजहबी जमात ने इसके ऊपर रिएक्ट किया कि बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन क्या कंडेमनेशन काफी है? ऐसा हरगिज नहीं है। तो ये बहुत बड़ा इंटॉलरेंट सोसाइटी एक कॉज है। इसी तरह से सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से वो इन चीजों को डील कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना समझते हुए, ठीक है, सिविल ब्यूरोक्रेसी को आप ज्यादा बात कर लें और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी कहीं ना कहीं आप कह लें कि कहीं ना किसी तरह से चीजें लिंक कर रही हैं। अब गो कि मैं यहां पर किसी भी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहा, ये चीजें जो है वो रिकॉर्ड की जा रही हैं। तो इसलिए चीजें ऐसी मौजूद हैं कि हम देखते हैं कि जहां पे गवर्नमेंट लेवल के ऊपर चाहे वो देख रहे हैं कहीं ना कहीं मफादात आ जाते हैं, ठीक है जी, और फिर वहां खामोशी हो जाती है। जैसे बहुत से इल्जामात भी लगते हैं, फलां पार्टी को फलां जो है सपोर्ट कर रहा है, उनकी पावर बेस वो है, आप सुनते ही रहते हो कि जाहिर बात है आप भी आखिर बादशाह लोग हैं। तो ये जो प्रॉब्लम हो रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, ये इग्नोरेंस के जो प्रॉब्लम है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, जहालत जो है, ये कहा जाता है ना, जहालत जो है वो अंधेरा है और इल्म रोशनी है। तो आप इल्म ले रहे हैं, अगर आप अपने आप को एनलाइट कर रहे हैं, तो जो इल्म नहीं ले रहे अल्टीमेटली वो अंधेरे के अंदर हैं। उनको जो बताया जाएगा, जो दिखाया जाएगा वही देखेंगे, क्योंकि अंधेरे में सिर्फ टॉर्च नजर आती है, उसके इर्द गिर्द कुछ भी नजर नहीं आता कि वो क्या है। तो टॉर्च जहां पे लगेगी, वो जिस चीज के ऊपर लगेगी आप उसी को सच समझेंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इनटॉलरेंस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो रोल है यहां पे फिर से आप देख लें कि किस तरह से प्ले हो रहा है। कि अब अगर सिविल की बात हम करें ज्यादा थोड़ा सा, यहां पे तो क्या डीपीओ साहब वहां पे मौजूद नहीं थे, क्या डीसी साहब मौजूद नहीं थे, उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया इसके ऊपर, किस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, क्यों वो खौफजदा थे। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है जी हिस्टोरिकल रूट ऑफ इनटॉलरेंस की। अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान माशाल्लाह से जो है तारीखी तौर पे भी ऐसा ही है। अब यहां पे कुछ चीजें अच्छी हैं, कुछ बुरी है, ये समझिएगा। रिलीजियस मैनिपुलेशन फॉर पॉलिटिकल गेन्स, यहां पे बुरा क्या है कि जब हमने मजहब को इस्तेमाल किया, किसके लिए जी, मजहब को हमने अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल किया, तो प्रॉब्लम यहां पे पैदा हुआ। अगर हिस्टोरिकल रूट्स हैं तो हिस्टोरिकल रूट्स में हम सबसे पहले लेते हैं आइडियोलॉजी को। तो जाहिर बात है हम आइडियोलॉजी को मानते हैं, ऐसा ही है ना कि हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान और मुसलमान और हिंदू जो है दो अलग कौमें थी, इसीलिए हमने क्या किया, अपने लिए पाकिस्तान बनाया। इसका मतलब आइडियोलॉजी एक हकीकत है, हम उससे पीछे नहीं हट रहे। आप में से बहुत से लोग डिसएग्री करेंगे, लेकिन ये एक रियलिटी है। आज हम इसे देख रहे हैं कि जाहिर बात है फेथ का मसला है, ईमान का मसला है, हिंदू मुसलमान अलग अलग हो रहे हैं। तो यहीं से जब हिंदू मुसलमान अलग है, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब इनको फीड किया गया बहुत ज्यादा अपने वोट के लिए, तो प्रॉब्लम यहां पे पैदा हुआ। समझ रहे हैं ना, और शुरू से ही प्रॉब्लम पैदा हो गया कि भाई मजहबी ग्रुप जो है, आपने देखा जैसे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करते हैं सबसे पहले, तो क्या हुआ कि उस टाइम पे भी हमने देखा कि दो मेजर ग्रुप हमें सामने देखने को मिले। एक लिबरल ग्रुप था और एक कंजर्वेटिव ग्रुप था या मजहबी जमातें थी। ठीक है, जैसे जमात इस्लामी बहुत उस टाइम पे पावर में थी और मौलाना मौदूदी सबसे बड़ा नाम आता है हमारे सामने। तो ऐसे में हम क्या देख रहे हैं कि जो लिबरल हैं वो क्या, उन्होंने कोशिश की कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना भी इसीलिए, पहले 9 साल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना, तो हमने कोशिश की या लिबरल्स ने कोशिश की, जो असेंबली के अंदर बैठे हुए थे 80%, बात समझिएगा, 80% बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई कायदे आजम लिबरल थे, उन्होंने कायदे आजम को पिक्चर किया लिबरल के तौर पर, कहा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिबरल होगा। जो मजहबी जमातें थी इनकी पावर असेंबली के अंदर तो नहीं थी, लेकिन रोड्स के अंदर थी, जैसे आज भी है। रोड्स को ब्लॉक कर देना, प्रेशर ग्रुप के तौर पर सामने आ जाना, ठीक है, और अपने मफादात के लिए वहां पर लोगों को, 2-4 लोगों को जो है वो मरवा देना, तो ये एक आम काम है। ऐसे में दंगे फसाद तो होते ही होते हैं, क्योंकि जब आप मजहब को छेड़ेंगे तो जाहिर बात है आपको इमोशन चार्ज होगा ही होगा और आप फिर जान देने से गुरेज नहीं करेंगे। तो ऐसे
ऐसे मजहबी जमातों ने बहुत ज्यादा प्रेशर डाला और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हमने ये तय किया कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्लामी होगा। गो कि ये बुरा नहीं है, क्योंकि हम इस्लाम के नाम के ऊपर बने तो जाहिर बात है इस्लामी ही होना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन शायद बैलेंस करना हम भूल गए, हमें शायद यहां पे प्रॉब्लम आया, और आज भी हमें बैलेंस करने में प्रॉब्लम है कि हम मजहब के नाम के ऊपर चुप हो जाते हैं। हमारे पॉलिटिशियंस भी कि शायद हमें कोई कहीं जो है वो इल्जाम लगा दिया जाए कि भाई तुम लोग जो है वो लिबरल हो, यहूदी हो, फलां फलां हो, तो इसलिए खामोश हो जाते हैं। तो बैलेंस अप्रोच जरूरी थी, ये कॉज है। नंबर 5 पे अगर हम बात करते हैं जो रिलीजियस माइनॉरिटीज एज ए टूल, जैसे अब देखा हमने कि बार बार उनको एज ए टूल यूज किया जा रहा है, तो एज ए टूल उन्हें हिस्ट्री के अंदर भी यूज किया गया। इसमें अगर हम हाईलाइट करें, ठीक है, तो हम देखते हैं कि टारगेट किया गया रिलीजियस माइनॉरिटीज को, किसके लिए? डाइवर्ट करने के लिए, अटेंशन की, और ये सबसे बेसिक कॉज है, ठीक है। इन्फ्लुएंस करने का सबसे बेसिक कॉज क्या है कि आप जब पॉलिटिकली मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी है, या जब हुक्मरान जमातें मुल्क को कुछ दे नहीं पाती, तो वो क्या करती हैं? वो इश्यूज के पीछे लगा देती हैं, बजाय इसके कि पेट्रोल 20 रुपए महंगा हो गया, लोग किस पे बात करें? वो किस पे बात करेंगे? ओ यार वहां पे क्या हो गया जी, 20 लोग मारे गए, वो क्या हो गया, धमाका हो गया, वो क्या हो गया जी, फलां चीज हो गई। तो इसका मतलब इश्यूज के ऊपर आप लगा दें लोगों को, उनकी अटेंशन डाइवर्ट कर दें, तो आप सुकून से हुकूमत करते रहें। जैसे हम कहते हैं डिवाइड एंड रूल, तो यहां पे इसी तरह से जो है ना डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है कि आप इश्यूज के ऊपर लोगों को तकसीम कर दें, और रिलीजियस खास करके मसले के अंदर। तो इसमें अब क्या हो रहा है कि हम देखते हैं कि माजी के अंदर भी लीडर्स जैसे बचा खान या फैज अहमद फैज जो है वो, इनके ऊपर इल्जामात लगे, जाहिरी बात है, और इनको आज भी जो है वो लिबरल गर्दाना जाता है, और इनके ऊपर फैज अहमद फैज भी जेल में रहे, ठीक है, इसी के ऊपर ही। तो इनको टारगेट किया, अगर बहुत से लीडर्स को जो है टारगेट किया गया, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं टूल था। वो टूल क्या था? वो टूल था ज़ियास रिलीजियसिटी। अब इसका ऐसा नहीं है कि इनको इन्होंने सजा दी, जाहिर बात है, ये तो 80s की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि इन जैसे लोग, अब यहां पे फिर से बात समझिएगा कि अब अगर हम बात करते हैं जनरल ज़िया-उल हक की, तो दो राय मौजूद हैं। एक ये है कि आज अगर हमारे पास इस्लाम मौजूद है, तो बहुत से लोग ये मानते हैं कि वो शेर थे इस्लाम के, और उन्होंने जो है वो अफगान जिहाद के अंदर हिस्सा लिया, बहुत अच्छा किया, सब कुछ किया, लेकिन उन्होंने यानी इस्लाम को बरकरार रखा, और जैसे उन्होंने जो है लॉज वगैरह पास किए, इस्लामाइजेशन जिसकी हम बात करते हैं, तो इस्लामाइजेशन जो वो लेके आए, वो ज़िया-उल हक को क्रेडिट जाता है। वहीं पर जो लिबरल तबका है वो क्या करता है? वो कहता है नहीं वो बहुत बुरे थे, ये थे, वो थे। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि जो कंजर्वेटिव है, जो मजहबी हैं, वो इनको अपना हीरो समझते हैं, बगैर सोचे समझे कि क्या दूसरी जंग में जाना चाहिए था, या हमें पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखना चाहिए था, ठीक है। दूसरा जो लिबरल है वो एकदम से तनकीद शुरू कर देते हैं, क्या मुसलमान हम इस्लामिक कंट्री नहीं है? अगर वो रिफॉर्म्स लेके आए तो उनमें बुरा क्या था, ठीक है। तो बुरा ये था कि उनका इस्तेमाल बुरा था, याद रखिएगा, बात समझ रहे हैं ना, कि उनका जो यूज हमने किया, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, वो बहुत बुरा था। कि जो हमने पूरे का पूरा रिलीजियस लीड बना दी, उसके के तौर पे हमने क्या किया जी, हमने रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को प्रमोट किया, अपनी एजुकेशन के थ्रू, अपने मीडिया के थ्रू, अपने लॉज के थ्रू, हमने पूरे का पूरा किताबों के अंदर सिलेबस बना दिया, वो आपने ऑलरेडी पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर देख लिया। तो हमने जब उन चीज़ों को शामिल किया और फिर हमने उसी तरह उनको रखा, तो वो जो बच्चा जो उस सिस्टम से निकला और 20 साल बाद वो क्या बना, फिर उसने फिर तालिबान को अपना हीरो माना। इसमें कोई शक नहीं, वहां के तालिबान हीरो हो सकते हैं क्योंकि वो हक पे लड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, सवाल यह है कि उनका हम क्या करें। ऐसा ही है। तो इसका मतलब हमने यहां पे भी बैलेंस को नहीं पकड़ा, इसलिए हम प्रॉब्लम में चले गए। हम या तो लेफ्ट विंग की तरफ चले गए सारे के सारे कि यार वो बहुत गलत थे, या हम राइट की तरफ चले गए, उन्होंने अपना हीरो बना लिया। और क्वेश्चन जो क्रिटिकल क्वेश्चन है, जो एक एजुकेशनिस्ट का काम है, ठीक है, जैसे आप अब स्टूडेंट हैं तो आपका काम है क्रिटिकली एवेल्युएट करना, ना आप इन्हें गलत कहेंगे ना सही कहेंगे, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे हैं, गलत कैसे हो सकते हैं। लेकिन क्या प्रेसिडेंट रहे तो उनकी सारी पॉलिसीज ठीक थी? नहीं। यहां पे आप तनकीद करेंगे किस चीज के ऊपर? क्रिटिकली एनालिसिस करके। ये प्रॉब्लम है। उसके बाद हम देखते हैं जी मुजाहिदीन है, तालिबान हमारी सोसाइटी के अंदर आए, उनका इशू आया, और ये कहां से आया? ये वहीं से आ रहा है कि हमने रिलीजियस माइनॉरिटीज को टूल के तौर पे यूज किया, फिर हमने देखा कि हमारी हिस्ट्री के अंदर हमारी लीडरशिप ऐसी आई जिन्होंने इनको मजीद जो है यूज किया, फिर हमने मुजाहिदीन बनाए, तालिबान बनाए, ठीक है। और फिर वही जब हमारे गले पड़े ज़िया की पॉलिसीज की वजह, ज़िया-उल हक की पॉलिसीज की वजह से, जब हमने वहां उन्हें शिकस्त दी तो हमने कहा वाह भाई, हमने सोवियत यूनियन जैसे मुल्क को तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? तालिबान की मदद से। फिर उसके बाद जब वो हमारे गले पड़े, जब अमेरिका ने कहा इन्हें छोड़ें, तो फिर हमने क्या कहा जी, गुड तालिबान और बैड तालिबान आ गए। और आज भी यही प्रॉब्लम है कि जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है वो गुड है, और जो पाकिस्तान के अंदर वो बैड है। गो कि ये अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने जो डिवीजन रखी हुई है गुड और बैड की, यहां पे भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कि यहां पे भी कुछ ग्रुप्स हैं जिनको हम खुद सपोर्ट करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमारी नहीं मानते, वो बैड तालिबान है। तो ये सारे के सारे बीज यहां से बोए गए अफगान जिहाद से।
समझ रहे हैं बात को, और ये हिस्टोरिकली चीजें प्रूवन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपनी तरफ से चीजें कह रहा हूं। तो ये जो हमने रेडिकलाइजेशन सोसाइटी के अंदर बो दी, इसको जो है ना फिर मुशर्रफ साहब आगे लेके गए मजीद। इसी तरह से अब जब अमेरिका की वॉर के अंदर चले गए तो वो लोग जो पहले हमारे हीरो थे, अब देखिए अगर हम मानते हैं ज़िया-उल-हक साहब हीरो थे तो फिर मुशर्रफ साहब विलन हो गए यहाँ पे मजहबी लोगों के, क्योंकि इन्होंने फिर क्या किया, उन्हीं तालिबान को ऑन करने से इनकार कर दिया और उसका असर फिर क्या हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक स्टार्ट कर दिए। तो इसका मतलब अगर हम यहां से शुरू ना करते तो यहां पे ये खत्म ना होता। खत्म तो खैर अभी भी नहीं हो रहा, उसी तरह से चल रहा है 2023 के अंदर। तो इसका मतलब हमने इन्हें शुरू किया, अब हम इन्हें यूं नहीं छोड़ सकते जैसे मुशर्रफ साहब ने छोड़ा था। नेक्स्ट कॉज क्या है जी, अनएम्प्लॉयमेंट इफेक्ट्स एंड फिगेट्स, कि ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान आज इस टाइम पे जिस जगह पे खड़ा है, सॉरी ये अनइम्प्लीमेंटेड इफेक्ट्स और फिगेट्स हैं कि अभी तक जो हमने जिन चीज़ों को अभी तक हमने इंप्लीमेंट नहीं किया, जिन चीज़ों को हमने वैसे क्यों, क्योंकि हम में इतनी ताकत नहीं है। हमारी जो लीडरशिप है, आप ये कह सकते हैं शायद वो डरती है, ये हकीकत है, क्योंकि जब इतना ज़्यादा प्रेशर होगा रोड्स के ऊपर तो जाहिर बात है हमारे लिए आसान नहीं है कि हम उन मजहबी जमातों को जो जैसे टीएलपी अब बार बार जो एक काम कर रही है तो हम उनको रोक सके या हम उनको समझा सके कि अगर आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हैं, चारों सूबों में आपके लोग मानने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप अपने आप को स्ट्रीमलाइन तो करें। आपका मंशूर क्या है, क्या आइडियोलॉजी है आपकी? आप ये कहते हैं भाई हम नामूस रिसालत पे खड़े हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, इस पे तो मर मिटना चाहिए, लेकिन नामूस रिसालत पे कहां पे खड़े हैं? क्या अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हैं? कहां पे आपने लाइन ड्रॉ की हुई है? ऐसा ही है ना, नेकी और बदी में एक लाइन है, तो आपने वो लाइन कहां ड्रॉ की हुई है? तो इसलिए पॉलिसीज भी बनी और सब कुछ हुआ, ड्राफ्ट भी की गई, ठीक है, लेकिन उनको प्रैक्टिस में नहीं लाया गया क्योंकि हिम्मत नहीं थी किसी भी मजहब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर या हुकूमत के अंदर कि वो एक ऐसे ग्रुप को खफा कर सके जो रोडे ब्लॉक कर सकता है, जो फिर उनको काफिर कह सकता है, जिसके नतीजे के तौर पे उन पे अटैक हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे सुलेमान तासीर का आपने इशू देखा यहाँ पे बहुत से, तो मैं कह रहा हूं कि सब गलत भी नहीं है, सब सही भी नहीं है, हमें चीज़ों को यहाँ पे समझना चाहिए। तो हमने पॉलिसीज़ को जब अप्लाई नहीं किया तो हमारी सोसाइटी जो है, स्टेट और सोसाइटी दोनों जो है वो मुसीबत में आ गई, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा। नंबर 9 पे फेल्ड सीवीसी इनिशिएटिव्स। सीवीसी इनिशिएटिव्स क्या हैं जी, कि हमने जो काउंटर वायलेंस की, एक्सट्रीमिज्म की जो चीजें बनाई, जो पॉलिसीज बनाई, जाहिर बात है हमने उन्हीं के ऊपर काम नहीं किया। तो पाकिस्तान का जैसे अब पैगाम पाकिस्तान मूवमेंट, जिसमें यानी कि सारी उलमा वगैरह को जमा किया गया, जाहिर बात है ये इसीलिए बनाई गई थी कि भाई पैगाम पाकिस्तान का मतलब यह है कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके चलना है, बजाय इसके कि हम शिया सुन्नी या एक्सट्रीमिज्म के ऊपर चले जाएं। लेकिन अब देख रहे हैं कि वो बनी भी तो है, लेकिन वो उस तरह से काम नहीं कर रही, वो इनइफेक्टिवनेस है उनकी, ठीक है, और वो जो चीजें हमें देखनी चाहिए थी वो नहीं है। तो स्टेट एंडोर्ड फतवाज जो है वो हमें देखने को नहीं मिल रहे उस तरह से, यानी कहीं पे भी हार्मनी नहीं मिल रही, कोई स्ट्रेटेजी नहीं मिल रही, कोई, और रिलीजियस जो क्लर्गी है वो टॉप पे बैठी हुई है, यानी जो मजहबी लोग हैं उनको आप नहीं छेड़ सकते। आपने किसी भी मजहबी जमात के खिलाफ कोई बात कर दी तो आपकी गुंजाइश नहीं, आपकी खैर नहीं है, फिर आपके खिलाफ ट्रेंड चलेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या कहीं पे भी हो, ठीक है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमने वो जो 17th और 18th सेंचुरी में जो हम देखते थे कि जिस तरह से जो है वो ईसाईयत टॉप पे थी, ठीक है जी, यूरोप के अंदर, और उनकी मजहबी जो क्लर्गी थी वो पूरी दुनिया को रूल कर रही थी, बादशाहों को भी वो कंट्रोल करते थे और उनको कहना कुछ बहुत बड़ी मुसीबत थी। लेकिन फिर नतीजे के तौर पे क्या हुआ, ठीक है, किस तरह से सोसाइटी जो है टूटी। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 10 पे है मॉडरेट इमेज एंड सोसाइटियल ट्रांसफॉर्मेशन, कि अब हमें जो इमेज बिल्ड करनी थी, वो जो मुशर्रफ साहब ने मॉडरेट इमेज बिल्ड की थी, वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हम गैर की जंग में चले गए और अपने ही लोगों को हमने कहा कि भाई जो है वो आपसे पे हमें नहीं जानते हो, फिर वो तालिबान बन के हमारे लिए जो है वो बैड तालिबान बन के उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किए, दहशतगर्दी की। तो वो मॉडरेट पॉलिसीज नहीं चाहिए। मॉडरेट पॉलिसीज का मतलब यहां पे है बैलेंस, ये याद रखिएगा, ठीक है, बैलेंस है। और इस्लाम भी तो बैलेंस की बात करता है, तवाजुन की बात करता है इस्लाम। इस्लाम किसी भी एक साइड पे झुकने की बात तो नहीं करता कि आप जो है वो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएं, बहुत ज्यादा सख्त हो जाएं, ऐसा तो इस्लाम कोई बात नहीं करता, ना ही कहता है कोई दूसरे पैरल के ऊपर। तो इस्लाम तो बात करता है म्याना रवि की, ऐसे ही है। तो म्याना रवि है ही क्या, मिडिल वे है, तवाजुन है, बैलेंस है। तो आपको बैलेंस रखना है, अपने मजहबी ख्यालात के अंदर भी आपको बैलेंस रखना है, तब जाके सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ेगी। तो अगर हमें मॉडरेट इमेज हम अपनाएंगे तब भी हम सोसाइटियल ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम जो है वो एक्सट्रीम राइट के ऊपर खड़े हो जाएंगे, जैसे इस टाइम पे हम एक्सट्रीम राइट पे खड़े हैं, जो मजहबी जमाते हैं, कि छोटी सी बात हुई आपने जाके आग लगा दी, ठीक है, मॉब को जमा किया, मसाजिद तो आपके पास है, ऐसा ही है ना, मसाजिद तो आपके पास है, और आपने क्या किया जी, ऐलान कर दिया कि फलां मोहल्ला जो है वो काफिर हो गया, वहां आग लगा दो, आपने लगा दी। अब ये आप खुद भी अकल से सोचें तो ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मॉडरेट इमेज की जरूरत है, जिसके लिए पॉलिसीज को जो है वो आगे लेके जाने की जरूरत है, और काउंटर नैरेटिव जनरेट करने की जरूरत है। ये कॉज है, यानी एक। नंबर 11 कॉज है जी ब्रिजिंग गैप्स एंड स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज,
कि जो गैप पैदा हो रहा है, जाहिर बात है जब हम लेफ्ट की बात करते हैं तो हम चले जाते हैं एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ, लिबरलिज्म की तरफ चले जाते हैं, ऐसे ही है जब हम राइट की बात करते हैं तो राइट में हम मजहबी इंतहा पसंदी या शिद्दत पसंदी की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो शिद्दत पसंदी की तरफ जाना है ये भी प्रॉब्लम है, और लिबरलिज्म की तरफ जाना ये भी प्रॉब्लम है। इस्लाम ना तो कहता है लिबरल हो जाओ, ना शिद्दत पसंद हो जाओ, इस्लाम तो बैलेंस की बात कर रहे हैं। तो इसलिए यहां पे जो गैप है, ये गैप जो पैदा हो रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और ये जो हम बार बार देख रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या जरूरत है, और ये एक बहुत बड़ा कॉज है कि जो स्टेट जो पॉलिसीज बनाती है या स्टेट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें अपनी पॉलिसीज और उनकी इंप्लीमेंटेशन जो है उनको सामने लेके आना चाहिए, ताकि ये गैप जो है वो खत्म किया जा सके। और वो चीजें जो एडवोकेट कर रही हैं, जो इनको आगे लेके जा रही हैं, जैसे टीटीपी को, टीएलपी जैसे इन्हीं ग्रुप्स को जो इंतहा पसंद बने हुए हैं, जो अब अच्छे हैं वो अच्छे हैं, याद रखिएगा, जो बुरे हैं जाहिर बात है उनको जब तक आप स्ट्रीमलाइन नहीं करेंगे तब तक एक्सट्रीमिज्म खत्म नहीं होगी, जब तक, और फिर इसमें क्या होगा, जब तक स्टेट इन्वॉल्व नहीं होगी। बार बार वही बात आ रही है। 12 पे क्या है जी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिलीजियस एंड कॉमन गुड्स, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो स्टेट है उसका जो फेलियर हमें दिखाई देता है कि वो किस तरह से जो है वो रिलीजियस पावर को यूनाइट करने में नाकाम है, ये भी हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे स्टेट जो है वो क्या करे जी, वो नेशन को यूनाइट कर दे तो ये प्रॉब्लम कम हो सकता है अल्टीमेटली, और हम आगे जा सकते हैं। क्योंकि अगर स्टेट सामने नहीं आएगी तो देखिए एक स्पेस पैदा होगा ना, स्पेस क्या पैदा होगा कि फिर जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं वो अपनी आइडियोलॉजी आगे लेके जाएंगे, क्योंकि जब स्टेट आइडियोलॉजी नहीं देगी तो फिर किसी आइडियोलॉजी को, क्योंकि स्पेस तो फिल होनी है, तो वो क्या करेंगे, वो अपने नोशन के ऊपर जो है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो है वो कॉमन गुड लेके आएंगे, जो कि फिर वो उनके एक स्पेसिफिक ग्रुप के फायदे की होगी। ठीक है, एक स्पेसिफिक ग्रुप के फायदे की होगी, वो स्टेट के एज ए होल फायदे की नहीं हो सकती, ये प्रॉब्लम है। नंबर 13 पे मैनेजिंग डाइवर्सिटी एंड सोशल फैब्रिक, कि जब तक हम डाइवर्सिटी को जो है ना, डाइवर्सिटी में हार्मनी कहा जाता है, ठीक है, तो जब तक हम डाइवर्सिटी को, डाइवर्सिटी खूबसूरती है, याद रखिएगा, कल्चरल खूबसूरती है कि जब आप दूसरे मजहब को भी देखते हैं साथ में, तभी तो आपका अपने मजहब के ऊपर जो यकीन है वो ज्यादा बढ़ता है, और आप साथ में लर्न कर रहे हैं उनके कल्चर से। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप दूसरे के लिए स्पेस ना छोड़ें, आप ये कहें मैं ठीक हूं, दूसरे को मारो जी, बम से उड़ा दो, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। तो जो लैक ऑफ ओरिएंटेशन है ये बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, कि कौन बताएगा कि क्या ठीक है क्या गलत है। तो मैनेजिंग रिलीजियस और कल्चरल सोसाइटल डाइवर्सिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब तक हम कल्चरली दूसरों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। एक साइड पे हम लिबरलिज्म इतना जाते हैं कि कायदे-आज़म यूनिवर्सिटी के अंदर जो है होली मना दी जाती है, और फिर अगले दिन उसको जो है बैन भी कर दिया जाता है, उसके बाद फिर से उसे जब तनकीद होती है तो खोड़ देते हैं। तो इसका मतलब स्टेट की पॉलिसी कहां पे है, या तो आप इजाजत दो या इजाजत ना दो, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब स्टेट डरी हुई है, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस डरे हुए हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के पीछे खड़े होने वाला कोई नहीं है, वो खुद ही उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जो सोशल फैब्रिक है ये बहुत ही खराब हो रही है, क्योंकि हमें अब ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज की जरूरत है। वो जो 12th सेंचुरी के अंदर, जो हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि जब हिस्ट्री को जो है वो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के तहत जो है वो इंसानों की तहजीब के जरिए, इंसानों के इमोशंस के जरिए स्टडी करने की कोशिश की गई, जिसको हमने ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज कहा, या ह्यूमैनिटीज आज हम जिन्हें कहते हैं। ठीक है, तो आज हमें उन्हीं वैल्यूज की जरूरत है कि हम इंसानों के इमोशंस के ऊपर चीजों को या सोशल फैब्रिक को आगे लेके जाएं, ताकि चीजें बेहतर हों। तो ये प्रॉब्लम है। अब ये तो हो गए हमारे प्रॉब्लम्स, यानी कि कॉजेज हो गई। अब सवाल ये है कि हम इसको खत्म कैसे कर सकते हैं, प्रपोज्ड सॉल्यूशंस क्या हैं, हाउ टू काउंटर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, कि हमारे पास क्या सॉल्यूशंस हैं कि इस एक्सट्रीमिज्म को जो है वो काउंटर किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज क्या है, हमें किस चीज की जरूरत है जी, कि हमें जो डिसहार्मोनी है इसको रिमूव करने की जरूरत है। ये जो हम आपस में लड़ रहे हैं और ये जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और जो हमने ऐसे लॉज बनाए हुए हैं, उनको हमें खत्म करने की जरूरत है, ताकि जो है हम आगे बढ़ सके। तो इसके लिए हमें रिलीजियस को जो है या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें वहां पे चेंज करना पड़ेगा। ये सिर्फ जुबानी बातों से नहीं होता। इसका मतलब जो ऐसे लॉज हमने बना दिए डिसहार्मोनी के, उनको खत्म करना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम ये कहें कि भाई अहमदी जो है हम उनको मुसलमान कहना शुरू कर दें, कि हमने उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करके कहा कि वो नॉन मुस्लिम है। ऐसा हरगिज मैं नहीं कहना चाह रहा, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें जो हैं उनको हमें चेंज करना होगा यहां पे, याद रखिएगा। इसके साथ साथ क्या कहा जा रहा है जी, कि सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट। अब इसके ऊपर डिबेट है, ठीक है। इसके ऊपर डिबेट ये है कि क्या आप मगरिब की तरह सेपरेट कर सकते हैं रिलीजन को स्टेट से। शायद मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये एक पॉलिसी सोल्यूशन के तौर पे हो सकता है। आप इसे एग्जाम में लिख सकते हैं कि भाई हम जो है वो इंडिविजुअल रिलीजियस फ्रीडम जो है उसको आगे बढ़ाएं। मजहब जैसे कहा जाता है वेस्ट के अंदर कि मजहब जो है वो आपके घर के अंदर की बात है, आप उसे फॉलो करें ना करें। तो यहां पर भी आपकी मर्जी है कि आप उसे फॉलो करें ना करें। लेकिन जैसे कहा जा रहा है, जैसे लिबरल का ये थॉट
थॉट है कि आप क्या करें, आप सिंपली जो है रिलीजन को सेपरेट कर दें, तो फिर वो चंगेजी पीछे, जैसे आपने सुना होगा, चंगेजी रह जाती है। तो हम ये कहते हैं कि इस्लाम जो है वो तो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, बाकी सारे रिलीजन को अलग किया जा सकता है क्योंकि वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ नहीं है, लेकिन इस्लाम जो है वो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। तो जब कोई चीज कंप्लीट कोड हो तो उसका अपना सोशल सिस्टम भी होता है, उसका अपना इकोनॉमिक सिस्टम भी होता है, उसका अपना सोसाइटल सिस्टम भी होता है। समझ रहे हैं बात को? तो हर चीज उनकी अपनी होती है, उनका अपना पॉलिटिकल सिस्टम भी होता है। तो इस्लाम की हर चीज अपनी मौजूद है और वो बहुत बेस्ट है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उसको जुदा किया जाए, लेकिन आप इसको कह सकते हैं, अगर आप इसके एडुकेट हैं तो अभी कह सकते हैं कि सोल्यूशन के तौर पे होना चाहिए कि स्टेट को मजहब से अलग किया जाए। फिर क्या है जी, जो सोसाइटी में रेडिकलाइजेशन जो है बढ़ रही है, जो तकसीम बढ़ रही है, जो इंतहा पसंदी बढ़ रही है, ठीक है, उसको खत्म करने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस कंसिक्वेंसेज हैं उसके, तो इसको खत्म किया जाना चाहिए, ये एक सोल्यूशन हो सकता है। इसके अलावा हमें किस चीज को एड्रेस करना चाहिए जी, उन लॉज को जो एक्सट्रीमिज्म को बढ़ाते हैं, ठीक है जी, परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर जो है उसको हम आगे अगर लेके जाएंगे तो जाहिर बात है फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी। तो एक्सट्रीमिज्म को बढ़ाने वाली चीजों को खत्म करना होगा। इसके साथ जो फंडामेंटलिज्म है सोसाइटी के अंदर से, जो इंतहा पसंदी है, किसी भी चीज की इंतहा पसंदी है या बुनियादियत परस्ती जिसे कहा जाता है, कि इस्लाम को मगरिब में कैसे देखा जाता है कि ये बुनियाद परस्त है या फंडामेंटलिस्ट है, कि भाई ये इस्लामिक फंडामेंटलिज्म क्या है, इंतहा पसंदी की तरफ लेके जाता है कि आप सिर्फ ये सोचें कि इस्लाम ठीक है, बाकी सारे गलत है और आप उनको मारना शुरू कर दें। आप ये सोच तो सकते हैं कि इस्लाम ठीक है, आपको सोचना भी चाहिए, तभी तो इसे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप ये कहें कि दूसरे जो है अब उनके लिए गुंजाइश नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो फिर सोसाइटी एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाएगी, इसको रोकना पड़ेगा, ठीक है, रेडिकलाइजेशन को एंड करना पड़ेगा और वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, वो मेजर्स अडॉप्ट करना पड़ेंगे जो टॉलरेंस अप्रोच की तरफ जाएं, यानी बैलेंस अप्रोच की तरफ जो लेके जाए चीजों को। नेक्स्ट पे नंबर 7 पे हम ये कह सकते हैं जी कि हमें क्या सजेस्ट करना पड़ेगा, हार्मोनी को जो है वो हमें सजेस्ट करना पड़ेगा, ताकि हार्मोनी जो है वो कॉग्रेशनल स्टेप्स के थ्रू हम एम्फेसिस दें कि हार्मोनी को जो है वो भाईचारे को आगे लेके जाया जाए, ताकि भाईचारा आगे बढ़े तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके साथ साथ और भाईचारा कैसे आगे बढ़ेगा, जब हम नेशन की बात करेंगे, कौमियत की बात करेंगे, भाई हम जो हैं वो पाकिस्तानी हैं बजाय इसके कि हम क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके साथ साथ जो उलमा काउंसिल की जो पूरा का पूरा सिस्टम हमने बनाया हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है, उनको हमें ज्यादा इफेक्टिव करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे यही है, जब हम उलमा को बहुत आगे करते हैं तो फिर उनमें से जो अपने मतलब की चीजें हैं वो तो सामने हो रही हैं और उनको हम इतना ऊंचा बिठा देते हैं कि जब वो कोई बात करेंगे तो हम कुछ कह नहीं सकते। इसलिए इसको बैलेंस करने की जरूरत है कि उलमा की कमेटी में कुछ ऐसे जेन्युइन लोग आए जो कि हकीकत में चीज को आगे लेके जाएं, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो हमारे ब्लास्फेमीज के लॉज हैं उनको जो है वो रीचेक करने की जरूरत है कि जहां पे वो जिनको चेंज करने की जरूरत है, आज उलमा को बिठा के वहां पे जहां जहां कंसर्न्स हैं, जो इश्यूज हैं, जो इनटॉलरेंस को प्रमोट कर रहे हैं कि आप किसी को पकड़ के मार दें, उनको हमें रिकंसिडर करने की जरूरत है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या हो सकता है जी, नंबर 10 पे रिकंसिडरिंग यूज ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स के, ये जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं या जिनको आप कह सकते हैं प्रेशर ग्रुप्स। प्रेशर ग्रुप्स वो होते हैं जिनका वोट बैंक जो है वो उनको जितवा तो नहीं सकता, लेकिन उनकी सपोर्ट जरूर मौजूद होती है सोसाइटी के अंदर, एक पूरे सिस्टम के अंदर मौजूद होती है। अब देखिए, जैसे हम लेट सपोज टीएलपी को यहां पे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, तो टीएलपी की कितनी सीट्स होंगी पूरे पाकिस्तान के अंदर? 2 या 3 नेशनल असेंबली की सीट्स, 4 भी हो सकती हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, तो सिर्फ पंजाब के अंदर की सीट्स थी पहले, तो इसका मतलब यह है कि वो प्रेशर ग्रुप ज्यादा हैं अपनी बातें मनवाने के लिए। और प्रेशर ग्रुप्स को फिर क्या होता है जी, प्रेशर ग्रुप्स को इन्फ्लुएंस किया जाता है। आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर आपने स्टडी किया होगा कि प्रेशर ग्रुप्स को कैसे जो है यूज किया जाता है। फिर कुछ एलीट की पावर जो है, फिर वहीं पे बात आ जाती है कि फिर उनको यूज किया जाएगा, चाहे वो इंटरनली यूज किया जाए उन्हें अपने मफादात के लिए, या बाहर से कोई जो है वो बैरूनी तौर पर एक्सटर्नली जो है वो उनको यूज किया जा सके अपने मफादात के तौर पे। जैसे आपने देखा कि हमारे पंजाब में बहुत सी टीएलपी नहीं, इससे हट के बहुत सी ऐसी जमातें हैं जिनको जो है सऊदी अरब जो है सपोर्ट करता रहा और कर रहा है अपने मफादात के लिए। फिर जब उनकी बात कोई नहीं होती उनके फायदे की, तो उनको रोडों पर निकाल देते हैं। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो ये जो हमारी स्टेट जो है पूरी की पूरी डिपेंड कर रही है रिलीजियस ग्रुप्स के ऊपर, इसको हमें रीडिफाइन करना पड़ेगा। ये हमारा प्रॉब्लम है, ये तब तक सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और फिर क्या करना पड़ेगा, हमें इंक्लूसिवली जो है वो सेकुलर सोसाइटी की तरफ जाना पड़ेगा। यानी सेकुलर सोसाइटी तो अपना कह लें, आप इसे कह सकते हैं जी डाइवर्सिटी की तरफ जाना पड़ेगा और एक बैलेंस अप्रोच की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है। एक ऐसी सोसाइटी की तरफ कि जो सोसाइटी हकीकत में जो है वो सेकुलर हो सकती है। अब सोसाइटी सेकुलर कैसे होगी इसको समझिएगा। यहां पे अगर हम सोसाइटी को सेकुलर कहें या हम कहें सोसाइटी को प्योरली इस्लामी होना पड़ेगा, दोनों चीजें ठीक है। क्योंकि जहां पे प्योरली इस्लामी सोसाइटी है, ठीक है, क्योंकि इस्लाम तो किसी भी शिद्दत पसंदी से मना करता है, इस्लाम अमन की बात करता है, तो जाहिर बात है आज उसे नाम दिया जाता है जी सेकुलर सोसाइटी का।
एक्चुअली में एक प्योर इस्लामिक सोसाइटी ही सेकुलर सोसाइटी है कि जब वो सोसाइटी में किसी की छेड़छाड़ ना करे, स्टेट ने जब लॉज डिफाइन कर दिए तो आपने उसको सिस्टम के अकॉर्डिंगली फॉलो किया, जहां पे प्रॉब्लम आया स्टेट इन्वॉल्व होगी बजाय इसके कोई प्रेशर ग्रुप इन्वॉल्व हो जाए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं जी, कंपैरेटिव प्रोस्पेक्टिव एंड ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हम जा सकते हैं और चीजों को मल्टीपल एंगल्स में हम देख सकते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसको हम जो है वो दूसरे ममालिक के साथ लिंक कर सकते हैं कि क्या हम 57 कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, क्या सिर्फ पाकिस्तान में ही फंडामेंटलिज्म का प्रॉब्लम है, क्या यहां पे हर कोई जो है वो इस तरह से ब्लास्फेमी को यूज कर सकता है, या क्या हो सकता है जो 56 कंट्रीज और हैं वहां पे क्या कभी आपने इस तरह के इंसिडेंट सुने हैं, क्या वहां पे हो रहा है? हालांकि हमसे ज्यादा भी शायद वो इस्लामी ममालिक होंगे, सऊदी अरब की बात करें और ममालिक की बात करें, तो यहां पे क्यों हो रहा है? फिर यहां पे आपको इन चीजों को एड्रेस करना पड़ेगा। इसका मतलब है आपको कंपैरेटिव एनालिसिस अपनी सोसाइटी को देना पड़ेगा कि भाई बाकी जगह पे कहीं पे नहीं होता, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तब जाके जो है वो सॉल्यूशन हो। इसके साथ साथ नेक्स्ट नंबर 12 पे चैलेंजेस फॉर रिलीजियस स्कॉलरशिप्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको भी हमें जो है, जैसे हमने माजी में देखा, जैसे जनरल ज़िया साहब ने जो है बुक्स को जो है वो चेंज कर दिया अपनी पॉलिसीज के लिए कि आप जब ये सोच के आ जाएं कि आप हमेशा के लिए यहां रहेंगे तो आप चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि आपको एक लिमिटेड टाइम है सोसाइटी में बैलेंस बनाना है, जब तक आप हैं तब तक तो कंट्रोल होगा, लेकिन आप बैलेंस नहीं बनाएंगे बाद में उसे कौन कंट्रोल करेगा? तो जो रिफॉर्म्स हैं टेक्स्ट बुक्स के अंदर उन्हें लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किस तरह से हम सोसाइटी को जो है वो आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, और ये काम सऊदी अरब ऑलरेडी कर रहा है टेक्स्ट बुक्स की रिफॉर्म्स के थ्रू चीजों को, क्योंकि उन्होंने भी अपना विजन 2030 रखा हुआ है, तो जाहिर बात है उन्हें पता है कि जैसे अब देखें पहले इजाजत नहीं थी मक्का के अंदर नॉन मुस्लिम्स की, लेकिन अब उनको इजाजत है। अब तो जो है उन्होंने सब कुछ खोल दिया वहां पे, आप अंदाजा कर लें कि क्योंकि वो चीजों को चेंज कर रहे हैं। उन्हें पता है कि भाई अब ऑयल बेस्ड इकोनॉमी जो है वो खत्म होने जा रही है, तो इसका मतलब हमें इन चीजों को लॉन्ग टर्म के लिए एड्रेस करना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करना। लेकिन जब एक गवर्नमेंट 5 साल भी कंप्लीट नहीं कर सकती तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए वो जो है पॉलिसीज लेके आएगी? इसी तरह से रिलीजियस स्कॉलरशिप जो है वो देनी पड़ेगी हमें ताकि रिफॉर्म्स आ सके। ठीक है, ताकि लोग एक्सचेंज में जा सके और वो उनका माइंडसेट खुले और देखें क्या हो रहा है। और नंबर 13 पे टेकिंग एक्शन फॉर चेंज, और हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बातों से बाहर निकल के, ठीक है, बातों से नहीं होता, जैसे हमने कहा कंडेमिनेशन होगी जी फलां उसकी, तो हमें कंडेम करने से आगे बढ़ना होगा और हमें जो है चार्ज लेना होगा। जैसे टेक्स्ट बुक्स के रिफॉर्म्स हैं, ये एक एक्शन है जो हुकूमत लेगी, याद रखिएगा, जो स्टेट लेगी। इसी तरह से रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को जो है वो उनको हेड करना, उनको देखना, और उनके जो मेयर्स हैं कि वो वायलेंस के लिए कुछ मेयर ले रहे हैं या नहीं ले रहे, उनको देखना, ये एक्शंस के काम है। और इसी तरह से अगर कोई इस तरह से मॉब जो है वो आता है तो उसके खिलाफ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ताकि एग्जाम्पल सेट हो, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट जो है वो किसी को देना ताकि ये बातें बार बार ना हो। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं जी और बात करते हैं जी अ टाइमलाइन ऑफ अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज इन 2023 के सिर्फ 2023 के अंदर आप देखेंगे टाइमलाइन कैसी है और कितने अटैक्स हो चुके हैं माइनॉरिटीज के ऊपर, कि अकलियतें पाकिस्तान में कितनी ज्यादा अनसेव हैं, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। सबसे पहले जनवरी से अगर स्टार्ट करते हैं तो 10 जनवरी को आप देखिए अहमदी प्लेस वर्शिप के ऊपर जो है वजीराबाद जो है वहां पे अटैक होता है, और ये किसकी तरफ से होता है? अनफॉर्चुनेटली पुलिस की तरफ से होता है। क्यों होता है पुलिस की तरफ से? क्योंकि जहां पे जो टीएलपी के लोकल लीडरशिप है वो किसी प्रॉब्लम के अंदर आती है वहां पे, और उनको कहते हैं कि भाई आपने मास्क का नाम तो आप दे नहीं सकते, तो आपने क्यों दिया, मस्जिद का नाम क्यों दिया? ठीक है, और इसके ऊपर जो है अहमदी कम्युनिटी में वहां पे इशू हो जाता है 2023 में 10 जनवरी को। इसी तरह से फरवरी में अगर बात करते हैं तो सबसे पहले 2 फरवरी को आप देखिए दोबारा से अहमदी जो है उनकी जो वर्शिप की प्लेस है कराची के अंदर, उसको जो है जलाया जाता है और पुलिस उसको प्रोटेक्ट करने में नाकाम रहती है। फिर 3 फरवरी को अहमदी प्लेस के अंदर दोबारा से उमर कोट जो है वहां पे आग लगा दी जाती है, जिसका उन्होंने नाम रखा होता है बैतुल जिक्र, वहां पे उन्होंने जो है मीरपुर खास के अंदर जो है वो आग लगाई। फिर हम देखते हैं जी फरवरी 11 को जो है वो मॉब क्या करता है जी, कि ननकाना साहब के अंदर वो क्या करता है कि एक इंसान जो है उसको इल्जाम लगा दिया जाता है उसके ऊपर कि भाई उसने ब्लास्फेमी की है, तो उसके खिलाफ वहां पे जो है वो एक्शन लिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि मॉब उसे मारता पीटता है, खैर बच गया, लेकिन उसको काफी ज्यादा जो है शदीद जख्मी किया। अगर पुलिस फिर से जो है वो नाकाम रही, क्योंकि पुलिस को हम न जाने कैसे जो है अपनी पॉलिसीज के लिए, अपने मफादात के लिए यूज कर रहे हैं। उसके बाद अप्रैल की बात करते हैं तो अप्रैल 15 को हम देखते हैं कि चाइनीज नेशनल जो है उसको अरेस्ट किया जाता है ब्लास्फेमी के ऊपर मानसेरा के अंदर, जो कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अंदर था। उसके नतीजे के तौर पे बहुत ज्यादा टेंशंस भी चाइना और पाकिस्तान के बीच में पैदा हुई। ठीक है, आपने देखा और किस तरह से उसको फिर बाद में जो है छोड़ा गया, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा जी 24 अप्रैल को हमने देखा कि क्रिश्चियन वुमेन जो है मुसरत बीबी, उसने क्या किया जी, उसने एक मुसलमान के साथ मिलकर, जो नाम नेहाद था उसके साथ मिलकर कुरान जो है वो उसको जलाया, उसके पेजेस को जलाया पाकपतन के अंदर। ये इशू हमने देखा वहां पे किस तरह मॉब एक्टिव हुआ। इसके अलावा मई में अगर हम देखते हैं तो मई 18 को जो है वो क्रिश्चियन टीन एजर जो है वो साइमन नदीम और उसके साथ आदिल बाबर जो है इनको मारा पीटा गया, इन्होंने कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो शान में बेहुरमती की है।
आगे बढ़ते हैं, जून में देखते हैं जी, जून 10 को जो है फिर से जो है वो एक हिंदू गर्ल जो है उसको अगवा कर लिया जाता है और फोर्सली जो है उसके साथ मुसलमान, उसको कहा जाता है मुसलमान हो, उसके साथ जो है शादी की कोशिश की जाती है बेनजीराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, सिंध के अंदर यानी कि। फिर जुलाई में हम देखते हैं तो जुलाई 3 में जो है 3 जुलाई को पंजाब के अंदर जो है वो पुलिस FIR रजिस्टर करती है अहमदी कम्युनिटी के खिलाफ ही कि उन्होंने कुर्बानी क्यों की, यानी करवाते तो लोग ही हैं जाहिर बात है, लेकिन वो रजिस्टर भी करते हैं, तो इसका मतलब स्टेट इंस्टीट्यूशन था, उन्हें इस बात पे सोचना चाहिए था। तो यहाँ पे जो है वो हो रहा है सब कुछ। उसके बाद अगर हम देखते हैं जी कि भाई जुलाई 5 को जो है वो जो अहमदी जो है वो एक और मस्जिद बना रहे थे, मस्जिद का खैर वो नाम देते नहीं है, लेकिन जो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो उनकी वर्शिप प्लेस को जो है सील कर दिया जाता है, और क्योंकि मॉब का जो प्रेशर है बहुत ज्यादा होता है जलाने का। इसी तरह से जुलाई 8 को हम देखते हैं जो क्रिश्चियन मैन है उसको अरेस्ट किया जाता है ब्लास्फेमी के ऊपर कि उसने फेसबुक के अंदर कोई पोस्ट वगैरह लगाई थी, और उसको जो है वो पकड़ा जाता है। फिर जुलाई 16 के अंदर, यानी जुलाई में बहुत ज्यादा इवेंट्स हो रहे हैं कि हिंदुओं का जो वर्शिप की प्लेस है यानी मंदिर के ऊपर जो है वो अटैक किया जाता है एक ग्रुप की तरफ से सिंध के अंदर, कश्मीर के अंदर। हम दोबारा से देखते हैं फिर अगस्त 2023 के अंदर, देखिए अभी ये जो इंसिडेंट हुआ 16 अगस्त को कि वायलेंस हुआ जड़ावाला के अंदर, और किस तरह से जो है इल्जामात लगे कि कुरान जो है उन्होंने उसको शहीद किया, उसकी बेहरमती की है, उसके ऊपर कुछ बुरा लिखा है, उसके नतीजे के तौर पर जो है क्रिश्चियंस को वहां पर चर्च जलाए गए, और साथ में जो है वो उनके पूरे के पूरे जो घर हैं उनको जलाया गया, पूरी कॉलोनी को जलाने की कोशिश की गई है। तो ये आप सिर्फ इस साल के अंदर, अभी तक अगस्त है, जाहिर बात अब आगे सितंबर है, 6 महीने 4 महीने और भी हैं, तो खुदा ना करे ऐसे इंसिडेंट हो, लेकिन सिर्फ एक साल के अंदर हुए, तो आप अगर 76 ईयर की हिस्ट्री उठाएंगे तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, इसलिए यहां पे चीजों को बैलेंस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम कैसे जो है वो चीजों को बैलेंस करेंगे कि किस तरह से माइनॉरिटीज अपने आप को प्रोटेक्ट भी करें, लेकिन वो ये भी हम ना कहें कि ऐसा नहीं है कि हम माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करते करते हम ये कहें कि हम इस्लाम के ऊपर कंप्रोमाइज कर दें, ऐसा नहीं है। और लोग यही समझते हैं कि अगर हम माइनॉरिटीज को जो है बहुत ज्यादा राइट देंगे तो शायद वो इस्लाम के अकॉर्डिंगली हो जाए, इस्लाम की बेहरमती हो जाए। क्या इस्लाम इतना कच्चा है कि उसकी बेहरमती हो जाएगी? ऐसा नहीं है। तो ये चीजें हमें सोचनी है कि हम कैसे बैलेंस पैदा कर सकते हैं इस्लामिक सोसाइटी के अंदर रहते हुए, और हमें प्रॉब्लम नहीं है अगर हम रिलीजियस स्कॉलर्स मुत्तफिक हों, तो जाहिर बात है इस्लाम कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, उसने चीजों को वाज़ेह किया हुआ है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज अमन है, याद रखिएगा। तो एट द एंड अगर हम कंक्लूड करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं जी, लेसन फ्रॉम नेशनल एक्शन प्लान के जो नैप बनाया गया था, नेशनल एक्शन प्लान एक्सट्रीमिज्म को रोकने के लिए या टेररिज्म को रोकने के लिए बनाया गया था, आज उसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम किस तरह से उसे सोसाइटी के अंदर दोबारा से इंप्लीमेंट करके इन सजाओं को बेहतर कर सकते हैं, इन लॉज को बेहतर कर सकते हैं ताकि ये बार बार चीजें ना हो, ठीक है। क्योंकि हम इसे इससे पहले सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर चुके हैं और मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू या बाकी चीजों के थ्रू हम इन्हें आगे लेके जा चुके हैं और सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू भी आगे लेके जा चुके हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहूं कि मिलिट्री कोर्ट्स के थ्रू, लेकिन ऐसा ये है कि अगर हम नेशनल एक्शन प्लान बनाते हैं तो हमें उसको ज्यादा वो इफेक्टिव है क्योंकि वो एक सेपरेट सिस्टम डील करेगा इन प्रॉब्लम्स के थ्रू, बजाय इसके कि हम मिलिट्री कोर्ट्स पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ जो है वो यूज करें। ये एक सजेशन हो सकती है। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो जुडिशियल सिस्टम है, आज हमें सबसे ज्यादा वीकनेस शायद 2023 के अंदर अगर किसी चीज की नजर आ रही है तो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हैं कि अदालतें किन के कहने पे फैसले कर रही हैं, क्या हो रहा है, कहां से फैसले आ रहे हैं, किसके फेवर में आ रहे हैं, किसके अगेंस्ट में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो हमें इसको रिफॉर्म करना होगा ताकि अगर इस तरह का कोई केस अदालत में जाए तो वो उसके ऊपर फैसला कर सके, ठीक है। रीवैम्पिंग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। एट द एंड अगर हम सब चीजों को डिस्कस करेंगे लेकिन अगर हम जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे अपने जस्टिस सिस्टम को, इंसाफ के निजाम को, तो जाहिर बात है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि अगर आप किसी भी ग्रुप से पूछेंगे कि वो कानून अपने हाथ में क्यों ले रहे हैं तो वो ये कहेगा भाई कानून तो है ही नहीं, जब मुझे पता है कानून ने सजा नहीं देनी तो मैं खुद दे रहा हूं इसीलिए। तो उसका मतलब कानून को कौन प्रोटेक्ट करेगा? अदालतें करेंगी। ऐसे ही है ना, जब अदालतें स्टैंड लेंगी तो तब स्टेट खड़ी होगी, वहां पर हालात बेहतर होंगे। तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो वीकनेसेस हैं इन्हें दूर करने की जरूरत है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं गोजरा से और जोजबल कैंपबेल कॉलोनी का जो इंसिडेंट हुआ, वो जो है वो अपॉर्चुनिटीज थी कि एग्जांपल सेट की जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली कोई भी एग्जांपल सेट नहीं की गई, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। और इसके साथ साथ हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जो है स्टेप आगे लेना पड़ेगा और लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। ब्लास्फेमी के ऊपर जब भी बात होती है हम ये कहते हैं कि भाई जो है ब्लास्फेमी के ऊपर लोगों को एजुकेट किया जाए, लेकिन जाहिर बात है इसके लिए रिस्पांसिबिलिटी चाहिए, इसके लिए डेडिकेशन चाहिए और हार्मनी चाहिए, जो बहुत मुश्किल काम है। तो एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सट्रीमिज्म या सेक्टेरियनिज्म पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम के साथ साथ ये एक थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की हार्मनी के लिए थ्रेट है कि पाकिस्तान को तोड़ने वाली जो चीजें हैं अब उनमें चीजें शामिल हो रही हैं कि किस तरह से जो है अगर आप एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं तो पाकिस्तान के हमेशा खिलाफ ही फिर काम करेगी, वो हार्मनी तो पैदा नहीं हो सकती। तो इसलिए जो है इमीडिएट एक्शंस की जरूरत है ताकि इन चीजों को रोका जा सके और कंट्री को प्रोटेक्ट किया जा सके और कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी लाई जा सके, इस्तेहकाम लाया जा सके, याद रखिएगा, ठीक है।
और नीड किस चीज की है कि हमें आइडियोलॉजिकल चीजों को दोबारा से रिकंसिडर करने की जरूरत है, और जो फेथ बेस यानी ईमान के ऊपर हम जो चीजों को लेके हम अटैक कर देते हैं उनको रिकंसिडर करने की जरूरत है, और रिलीजियस हार्मोनी की जरूरत है। याद रखिएगा, जब तक रिलीजियस हार्मोनी नहीं होगी तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। तो एट द एंड यहां पे इसको क्लोज करते हैं, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, उसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हमने देखे, और एट द एंड में फिर से कह रहा हूं कि ये मेरी पर्सनल राय नहीं है। आप मुझ पे तनकीद तो कर सकते हैं, लेकिन मुझ पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि भाई मैंने खुद जानबूझ के किसी चीज़ को टेम्पर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।